मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि मेरे लैपटॉप से मुश्किल था। अब थोड़ा अपने मोबाइल को मैंने एक्टिव किया है कि आपको रिस्पॉन्ड कर सके। तो जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आते रहेंगे आपको, लेकिन वी विल सर्टेनली ग्रेजुअली लर्न एज वेल। थैंक यू, तो थैंक यू सर। जी जी, श्योर थैंक यू देयर सर। इज नो। थैंक यू सर। अच्छा, हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज के इस वेबिनार को। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे लीडर्स हैं बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इकबाल डिथो साहब भी आगे हैं, और बाकी बहुत सारे दोस्त। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता गिवन टाइम कंस्ट्रेंट्स है। तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जो वेबिनार है हमारा, बेसिकली इट्स ऑन जीएसपी प्लस। जो जीएसपी प्लस, हम इस ट्रेड, जो ईयू की ट्रेड फैसिलिटी है, गिवन के पाकिस्तान को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, और अभी ईयू की एक रिपोर्ट आने वाली है जीएसपी प्लस कंप्लायंस के कंटेक्स्ट में। बाकी तो डिटेल में मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप सबको बताता जाऊं कि ये जो वेबिनार है, बेसिकली द नॉलेज फोरम, जो एक कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, और टुगेदर विद डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल, जो कि एक बर्लिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम मिलके इस वेबिनार का इनेकाद कर रहे हैं। नॉलेज फोरम के हवाले से बेहतर ये होगा कि जीनिया शौकत, जो डायरेक्टर है नॉलेज फोरम की, वो अपने थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर कर दे व्हाट इट इज अबाउट, और देन आई विल रिक्वेस्ट मेहर नजीर साहब, जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के, वो अपनी बात रखें। तो जीनिया, प्लीज कैन यू। जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच रफ़ीक, और तमाम हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, स्पेशली मोअज़्ज़ज़ स्पीकर्स, और नज़ीर महर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। मैं ब्रीफली नॉलेज फोरम का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी हमारे साथियों के लिए। बाकी मैं प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन रफ़ीक से ही हम दरख्वास्त करेंगे कि वो आपके साथ शेयर करें। नॉलेज फोरम एक छोटा सा इदारा है जो हमने हाल ही में कायम किया है, और उसमें आप में से बहुत साथी हैं जिनकी मदद भी शामिल है। इस इदारे में हमारी कोशिश ये है कि हम नॉलेज बेस्ड प्रोड्यूस करें, जिसमें हम इस तरह की कम्युनिटी के हवाले से इंटरवेंशन और एडवोकेसी में वो नॉलेज फीड कर सके। हमारी जो नॉलेज का प्रोडक्शन का जो महवर है वो कम्युनिटी है, और कम्युनिटी के ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट हैं। जीनिया, आपकी आवाज। जी, इन थीम में जीएस, जिसमें जो ऑफ कोर्स आप सब समझते हैं कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स को ट्रेड के साथ अलाइन करते हैं, और ये ईयू के हवाले से पाकिस्तान इसके साथ मुल्क है। इसके अलावा हमने सिविक स्पेसेस पे थोड़ा सा काम किया है, नेशनल किया है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने थीम कवर की है। इस सीरीज के तहत हम कुछ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियो प्रेजेंटेशंस और वेबिनार्स हैं जो इन थीम्स पर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज का जो हमारा कड़ी है, हम जो भी बात करेंगे, हमारा मकसद यही है कि हम इस तरह की बात करें कि इनिशिएटिव्स, इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट, उन सबको पब्लिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है, और ह्यूमन राइट्स, लोगों के ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं दोबारा आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं महर नज़ीर साहब के हवाले फ्लोर करती हूँ कि वो अपने इदारे के बारे में बात करें, और रफ़ीक का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस थीम को लीड किया है हमारे लिए। और रफ़ीक के बारे में आप सब जानते हैं कि वो टेक्निकल एडवाइज़र हैं
ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के ऊपर DRI के साथ, लेकिन साथ साथ में वो आप सबके और हमारे भी साथी हैं. So thank you very much, all of you, and over to you. थैंक यू जीनिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेहर नजीर साहब से, जो कि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के. वो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DRI के बारे में कुछ बात करें और जो रीजन बिहाइंड है इस वेबिनार के साथ जुड़ने का DRI का, उस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें. मेहर बहुत साहब. शुक्रिया रफीक साहब, बहुत शुक्रिया जीनिया और दी नॉलेज फोरम का और बाकी सारे दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया है और इस फील्ड में खासा अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं लेबर राइट्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से. DRI की तरफ से मैं चाहूँगा कि कुछ नुकात हाईलाइट करें हम. जैसा कि आप लोग जानते हैं, DRI एक अरसे से इंटरनेशनली और पाकिस्तान में काम कर रही है. हमारे काम की जो नोयत है उससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं. उसमें यकीनन एक अहम चीज रिसर्च और डायलॉग है. हम ये समझते हैं कि जो काम किया जाए उसका एक एविडेंस बेस हो. ये बात इस लिहाज से जीनिया की बात से जुड़ती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लोकल जो सोसाइटी है उसके इश्यूज क्या है और किस तरह हम उनको समझते हैं और फिर कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं मुख्तलिफ मेगा इश्यूज के साथ, जिसमें यकीनन आज का टॉपिक GSP प्लस है और बाकी मौजूआत भी है. कि उसमें हमें ये देखें कि किस तरह सूरत हाल तब्दील हो रही है और मारूजी हालात क्या है. अगर हम राइट्स की बात करते हैं और ख़ास तौर पर लेबर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो मजदूरों या वर्किंग क्लासेस की प्लाइट क्या है और पाकिस्तान की लेबर लेजिस्लेशन या पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं इन मौजूआत पे वो किस तरह की हैं, हम कहाँ खड़े हैं. इसकी एक अच्छी रिसर्च की जाए, इस पर एविडेंस जमा किया जाए और एक सिस्टमेटाइज एनालिसिस किया जाए और उसके बाद उस पर डायलॉग हो मल्टी स्टेक होल्डर. चूंकि DRI एक बैनुल अक़वामी इदारा है जो 2006 से ग्लोबली कई ममालिक में काम कर रहा है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ममालिक शामिल हैं और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 11 सालों से काम कर रहा है. तो उसमें एक अहम चीज़ हमारे मैंडेट और हमारे तरीक़ेकार में ये है कि हम लोकल जो इदारे हैं उनके साथ जुड़े जो इन मौज़ूआत पे काम कर रहे हैं. जिस तरह के दी नॉलेज फोरम है, बाकी इदारे हैं और उसमें सरकार भी शामिल है. कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के बगैर आप नहीं कर सकते, जिससे मेरी मुराद सप्लाई साइड के इदारे हैं. इसमें गवर्नमेंट भी है, लेजिस्लेचर भी है और यकीनन बाकी राइट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. तो एक अरसे से हमारे यहाँ भी ये डिस्कशन थी कि हम लोकल इदारों के पार्टनरशिप में अपनी रिसर्च, एनालिसिस और थिंक पीसेस को क्रिएट करें और एक वेबिनार सीरीज करें. ये इसका एक लिहाज से पहला नुक्ता है, नुक्ता आगाज है, जिसमें दी नॉलेज फोरम के दोस्त हमारे साथ इसमें ताउन कर रहे हैं और यकीनन इसमें बाकी पार्टनर्स को भी हम शामिल करेंगे और हमारा ये जो ताउन और ताल्लुक है दी नॉलेज फोरम के साथ ये भी जारी रहेगा. इसके साथ साथ मैं ये जरूरी समझूंगा कि DRI जो करंटली काम पाकिस्तान में कर रही है, बिलखुसूस सिविल सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन और एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो हुकूक है, जिस तरह उनको हम देख रहे हैं, उसमें जो कदगने हैं, इसमें जो लिमिटेशंस हैं, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसके साथ हम ये समझते हैं कि उस पर यकीनन एक से ज्यादा ओपिनियन भी हो सकते हैं, नुक्ता हाय नजर भी हो सकते हैं. इसलिए एक से ज्यादा ट्रेजेक्टरीज भी इसकी हो सकती हैं कि हम में से कुछ लोग जुडिशल राउट पे काम करें, जुडिशरी के थ्रू उन राइट्स को रिस्टोर करने की कोशिश करें, कुछ एंगेजमेंट और एडवोकेसी के जरिए उन मौजूआत पे काम किया जाए, एंगेजमेंट विद पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. और यही बात दुरुस्त होगी GSP प्लस के हवाले से कि इसमें भी हमने जहां बुनियादी तौर पर सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एंगेजमेंट बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी रही. तो ये मुख्तसर गुजारिशात थी DRI की तरफ से जो हमने हाईलाइट की. ओवर टू रफीक साहब, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशंस,
I'll be around to take it forward. Once again, Thank you. many thanks, and the Knowledge Forum for partnering with us on this. थैंक यू मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. बेसिकली GSP प्लस पे हमारा जो ये वेबिनार करने का बुनियादी मकसद ये था कि केवल एक इन्फॉर्म डिस्कशन शुरू की जाए. बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है. उसकी वजह ये है कि ये एक EU की तरफ से ट्रेड इंसेंटिव पैकेज है, जिसके तहत EU डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ये ट्रेड फैसिलिटी अवार्ड करता है, जिसके तहत वो अपनी कस्टम ड्यूटीज या तो कम कर देता है या जीरो कर देता है, ताकि उन मुल्कों की मैशत बेहतर हो सके. लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये है कि EU ये चाहता है कि उन मुल्कों में इंसानी हकूक और मेहनत कशों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी बेहतर शक्ल में सामने आए. तो आज का वेबिनार का जो बुनियादी मकसद ये था कि एक तो इन्फॉर्म डिस्कशन इस पे की जाए कि क्या हो रहा है स्पेसिफिकली ग्रास रूट्स लेवल पे, जो चीजें कंप्लायंस के कंटेक्स्ट में थी और एंगेजमेंट के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने इस वेबिनार को बहुत सोच के रखा था कि हम एंगेजमेंट को देखें और कंप्लायंस को देखें. और एक और इसका एस्पेक्ट भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिसी लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं EU की साइड पे और पाकिस्तान की साइड पे, जो कंप्लायंस है और इस तरह की दीगर जो इसके साथ इन्वॉल्वमेंट्स हैं. और देन हम ये देखने की कोशिश करें कि 8 साल तकरीबन हो गए. 2014 में GSP प्लस पाकिस्तान को अवार्ड हुआ था और अभी हम खड़े हैं 2021 के एंड में और 2022 शुरू हो रहा है. तो तकरीबन 8 साल का अरसा गुजर चुका है और ये कंक्लूडिंग ईयर है, कंक्लूडिंग मंथ है, और उसके बाद एक रिव्यू रिपोर्ट GSP प्लस पे EU की तरफ से आएगी, जो अगले 2 साल का वो फैसला करेंगे. और देन उसके बाद ये दिसंबर 2023 में ये एंड हो रहा है. ये स्कीम 10 साल इसके कंप्लीट हो जाएंगे. तो देन अगले जो टेन्योर है उसका एक थोड़ा सा हमें जायजा लेना चाहिए कि उसके लिए क्या पाकिस्तान तैयार है या EU क्या सोच रहा है. तो ये चीजें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो मैं बिफोर के कुछ चीजें अपनी तरफ से रखूं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं अपने दीगर पैनलिस्ट की तरफ कि हमें आज ज्वाइन किया है बुशरा खालिक साहिबा ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वेमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन राइट्स पे इनका तकरीबन 20 साल का काम हमें नजर आता है और बहुत ही एक्टिव, चाहे वो एक पंजाब सतह पे नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल पे इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है. और दूसरा अहम ये बात भी है कि इनकी बहुत गहरी नजर है ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस के हवाले से GSP प्लस के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जो डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल का एक इनिशिएटिव था 2015 ऑनवर्ड्स, GSP प्लस हमने ग्रुप्स बनाए थे, उसको ये लीड कर रही थी पंजाब में. तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें बताएं कंप्लायंस की क्या स्टेटस है. इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद साहब ने, जो डायरेक्टर हैं लेबर एजुकेशन फाउंडेशन के. उनका भी एक बहुत एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है लेबर राइट्स के लिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस पाकिस्तान खसूसी तौर पे जो ट्रेड यूनियनाइजेशन के एस्पेक्ट को बहुत क्लोजली देखती है और बाकी सारी जो लेबर राइट्स की स्ट्रगल है उसके साथ लोकली भी और इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा अलाइंड है इस कंटेक्स्ट में. और गिवन GSP प्लस के सूरत हाल में भी उन्होंने बहुत की रोल प्ले किया है कि कंप्लायंस को कैसे आगे लेके जाया जाए. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बाबा लतीफ अंसारी साहब, जो लीड कर रहे हैं इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे जो वाइब्रेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर कौमी मूवमेंट, जो फैसलाबाद बेस्ड है बेसिकली, लेकिन पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं. और इनका खसूसियत ये भी एक है लेबर कौमी मूवमेंट की, क्योंकि ये टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा वाहिद सेक्टर था जिसने GSP प्लस की वजह से पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट बहुत हद तक इसको बढ़ाई है.
تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹس تو بڑی ہیں لیکن لیبر کمیونٹی کے کیا حالات ہے ان پہ ہمیں جو ہے وہ انفارم کریں. تو پینلسٹ کے پاس جانے سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ سب کے علم میں ہے جی ایس پی ایو کی ایک اسکیم ہے اور اس کی 3 بیسک کیٹیگریز ہیں. ایک جی ایس پی اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے, ایک ایوری تھنگ بٹ آرمز جسے ہم ای بی اے کے نام سے جانتے ہیں, اور ایک جی ایس پی پلس جو اسپیشل انسینٹیو پیکیج ہے. جو ہے نا وہ ایسی ایک ٹریڈ فیسلٹی ہے جو کہ زیادہ ولنریبل اکانومیز نہیں ہوں بلکہ درمیانے درجے کی اکانومیز کو وہ اسٹیٹس ملتا ہے, اور اس میں ای یو ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ 15 جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کے ساتھ کمپلائنس انشور کرے. جبکہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ایک ایسا اسٹیٹس ہے جسے ہم اسپیشل انسینٹیو پیکیج کہتے ہیں. اس میں بینیفیشری کنٹریز کو تقریباً 27 انٹرنیشنل کنونشنز کے ساتھ کمپلائنس کو انشور کرنا ہوتا ہے, جن میں لیبر رائٹس کے کنونشنز ہیں, ہیومن رائٹس کے کنونشن ہیں, انوائرمنٹ پروٹیکشن کے کنونشن ہیں, اور ڈیموکریٹک گورننس ریلیٹڈ کنونشنز موجود ہیں. اب جو ریفارمز اس کی فریم ورک آیا ہے ایو کا, اس کے مطابق یہ 32 ہو گئے, 32 کنونشنز ہو گئے. پاکستان گیون جی ایس پی پلس اسکیم کا میجر بینیفیشری ہے اور 2014 سے ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹس اس مد میں اگر ہم ریکارڈ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کو اکنامک بینیفٹ ہوئے, اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیل بتاؤں تو تقریباً 2010 کے بعد سے جو پاکستان کی ٹریڈ ہے اس میں بہت تقریباً ڈبل ہو گیا ہے ٹورڈز ای یو. اگر ہم فگرز میں بات کریں تو 3 بلین یورو سے اوپر جاتے ہوئے یہ اب 5.5 بلین 2020 کے اینڈ تک 5.5 بلین کی ایکسپورٹس, بلین یورو کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان ای یو کو بھیج رہا تھا, اور تقریباً پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 28% ای یو مارکیٹس میں اس وقت جا رہا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ای یو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر بن گیا ہے. اس لیے ای یو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ٹریڈ کے کنٹیکسٹ میں, اکانومک ڈیولپمنٹ کے کنٹیکسٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی پلس کی کمپلائنس اوبلیگیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک جو ان کا پرائمری آبجیکٹو تھا, جو یہ میرا ایک کوشچن بھی ہے جہاں پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا پرائمری آبجیکٹو یہ تھا کہ اس کے بینیفٹ پورسٹ آف دا پورس کو جانے ہیں. تو کیا وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں, پہلا کوشچن میرا یہ ہوگا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ. 2 سال اور پورے ہو گئے, 8 سال تقریباً جی ایس پی ٹریڈ فیسلٹی کو ہو گیا, اور یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرنا کی جسارت کروں گا کہ سری لنکا ان دا مین وائل جو ان کی ولنریبل اکانومی تھی انہوں نے گریجویٹ کر لیا ہے ولنریبل اکانومی سے مڈل لیول اکانومی پہ, اور انہوں نے جو ان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس تھا ابھی وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے. تو گیون پاکستان میں ہمیں انفارچونیٹلی ایسے کوئی حالات نظر نہیں آتے, تو پاکستان شاید اس جو ٹریڈ فیسلٹی ہے 2023 کے بعد بھی کنٹینیو رکھنے پہ مجبور ہوگا. ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہمیں دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ 2023 کے بعد اور 2023 تک اور 2023 کے بعد کے کیا حالات ہیں اور کیا انگیجمنٹ ہوگی. اگر جی ایس پی پلس کنٹینیو ہوتا ہے تو کمپلائنس میں جو چیزیں اور ایڈ ہو گئی ہیں وہ کس سمت میں جائیں گی, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سول سوسائٹی اور ٹریڈ یونین کا رول کیا رہا ہے 8 سالوں میں اور کیا ہونا چاہیے اگلے 2 سالوں میں, اور اس سے آگے بیانڈ کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں. اور اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا کوشچن ہے وہ میرا یہ ہے کہ سول سوسائٹی پلس ٹریڈ یونین یا دیگر ایون بزنس کمیونٹی کیا کوئی سالیڈرٹی ممکن ہے,
اور کیا انگیجمنٹ ممکن ہے. اور انگیجمنٹ کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو انگیجمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جاری رہی, لیکن سول سوسائٹی کی انگیجمنٹ ود دا گورنمنٹ, ود دا EU, ود ٹریڈ یونین, ورٹیکل یا ہاریزنٹل, تو وہ کیسی رہی, اور اس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ اب جو ریوائزڈ ریگولیشنز ہیں EU یہ چاہ رہا ہے اس میں سول سوسائٹی کے رول کو اور زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ تھا میری طرف سے. مزید ضرورت پڑی تو میں اپنی بات رکھتا جاؤں گا, لیکن میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں گا. سب سے پہلے بشرا خالق, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ, کہ جو EU کی رپورٹس آ رہی ہیں آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے ہیومن رائٹس کمپلائنس کے حوالے سے, کیا کوئی بینیفٹ ہوا ہمیں GSP پلس پہ گزشتہ 8 سالوں میں. جی بشرا. بہت بہت شکریہ رفیق صاحب, اور جس طرح سے آپ نے کانٹیکس کو سیٹ کیا ہے, اب میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اعداد و شمار اور ریسرچ بیسڈ انفارمیشن آج کے اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. DRI کا شکریہ, دا نالج فورم, جنہوں نے آج اس موضوع کو زیر بحث لے کر آئے ہیں, کیونکہ اس کی بہت سارے پہلو ہیں. جب ہم EU کی اس انسینٹیو کی بات کرتے ہیں, وہ کن چیزوں سے کنڈیشنل کیا گیا ہے, وہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے, بہت اہم پہلو ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا کہ ہماری گورنمنٹ چونکہ اس طرح کے اور بھی بہت سے ٹریٹیز یا اس قسم کے انسینٹیو بیسڈ ٹریٹیز کے درمیان میں رہتے ہوئے وہ کیسے پروگریس کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو انسانی حقوق کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. میں یہ لفظ استعمال کروں گی کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور اس سے ہم اپنے حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہاں اس ان ڈیپتھ گفتگو سے پہلے میں 2-3 باتیں ضرور یہ کہہ دینا چاہتی ہوں, اور وہ میں اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے جو انسانی حقوق پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, مزدوروں کے حقوق پہ کام کرنے والے, عورتوں کے حقوق پہ, بچوں کے, اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل کنونشنز GSP پلس کی انسینٹیو کے ساتھ جوڑے گئے تھے کہ ہماری ریاست کو وہ سارے اقدامات کرنے ہیں تاکہ ان کنونشنز کی کمپلائنس اور ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. اگر وہ مزدوروں کے حقوق ہے تو مزدوروں کے حالات بدلے جائیں اور ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں. اگر وہ عورتوں سے متعلقہ اس میں کنونشن شامل ہے تو پھر عورتوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا اور ان کو مین اسٹریم کرنا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا پالیسیز لی جائیں گی, اور وہ ساری بات. تو اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی چونکہ آپ نے آج کے ٹاپک کو نا انڈرسٹینڈنگ پاکستان رکھا ہے, میں اس سے جوڑتے ہوئے بات کروں گی کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ کا سوال ہے نا, یہ اتنا اہم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب GSP پلس آیا تو ہماری حکومت پاکستان نے, بزنس کمیونٹیز نے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا, کیسے سمجھا کہ ہم اس 10 سالہ جو ہمیں انسینٹیو ملا اس سے کیا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, انہوں نے جب یہ انسینٹیو دیا گیا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کی ظاہر اسٹیک ہولڈر ہے, اسی طرح EU اسٹیک ہولڈر ہے, تو انہوں نے کس طرح سے سارے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کون سے معاملات کو کس طرح سے ٹھیک کرے گا, تو ہی دراصل جو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جو دراصل مزدوروں کے حقوق یا انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو مٹیریلائز کرنے کے حوالے سے ہے, تو وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں تھوڑی سی اس لحاظ سے میرا کنسرن بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ملتی ہے تو ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم عوام نے, سوسائٹی نے, سول سوسائٹی نے کیسے دیکھا ہے. اس میں تو مجھے کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے کہ اگر EU بھی ہمیں یہ انسینٹیو دیتے ہوئے صرف یہ دیکھتے ہیں اپنی اسیسمنٹ رپورٹس کے ذریعے, صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کون کون سے کمیشنز بن گئے ہیں اور کون سے ادارے کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس پہ ہمیں شاباش ملتی ہے, جو بہت اچھی بات ہے, لاز بن جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, لیکن عوام کی حالات کو درست کرنے کے لیے, عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ لاز بن جائیں یا انسٹیٹیوشنز بن جائیں یا کمیشنز جو چاہیے تھے وہ بن گئے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب بھی سول سوسائٹی یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جب بات کرتے ہیں, چاہے وہ کسی فورم پہ کریں, خاص ٹریٹیز کے حوالے سے بات کریں, رپورٹس کے ذریعے بات کریں, یا بول کر کہیں, یا حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, تو اس کو مشکوک کیوں سمجھا جاتا ہے, ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے
के हवाले से बहुत कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद मनसी है, नेगेटिव है, इस तरह की तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और यही मैं समझती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग का एक फुकदान है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करती है और इस इंसेंटिव से वो बहुत ज्यादा वो ट्रेड, जैसे आपने बहुत 5.5 बिलियन यूरोस की बात की है, आप ये देखिए कि ये ह्यूज प्रॉफिट भी है और हमारी एंगेजमेंट भी है और हमने मार्केट को बहुत आसानी से एक्सेस भी किया है। लेकिन अगर हमारा मजदूर, हमारे वर्कर्स या उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती, तो हमारा ये सवाल हक करने का हक बनता है कि हम इस इंसेंटिव से औरतों के हुकूक के हवाले से। तो मैं ओवरऑल जो बात समझ पाई हूँ इन 10 सालों में, क्योंकि इन 10 सालों में बहसियत सिविल सोसाइटी मेंबर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैंने EU के असेसमेंट रिपोर्ट्स को भी पढ़ा, उनका जो पाकिस्तान में इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने क्या इकदाम किए उनको भी गौर से देखा, और कुछ हमने अपने इंडिपेंडेंट तज्जिए भी निकाले। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को मिला था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जिस तरह से इसे इस्तेमाल किया गया है, मुझे उसके ऊपर थोड़ी सी तशवीश होती है कि बहुत फायदा उठाया जा सकता था, बहुत सारे जॉब क्रिएशंस हो सकते थे, वर्क प्लेस पे मजदूरों की कंडीशंस बेहतर हो सकती थी, औरतों के हालात बेहतर हो सकते थे, बच्चों के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से मामला बेहतर हो सकते थे। लेकिन मेरी जो फीडबैक है और जो मेरी असेसमेंट है वो यही है कि ओवरऑल हमने पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में एक नई तारीख रकम की है कि हमने जो जरूरी कमीशन चाहिए थे वो बनाए हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो जानी थी वो रिपोर्ट्स भी गई हैं। वो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हर कन्वेंशन की रिपोर्टिंग पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि हम पे ये प्रेशर है कि हमने कंप्लाइंस करना है। जो कमीशन कमेटीज या लॉज पॉलिसीज बनने थे वो बने हैं और वो बहुत अच्छी बात है कि बन रहे हैं। कुछ अभी भी बाकी हैं जो हमें जरूरत है, लेकिन काफी बेहतरी भी आई है। जो असल मसला है वो है उन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और सेकंड ये है कि हमारे मजदूरों की जो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं किया गया, ट्रेड यूनियंस को के राइट को रिकग्नाइज नहीं करवाया गया वर्क प्लेसेस के ऊपर, उसकी वजह से हमारा जो बराह रास्त इससे फायदा उठाने का मकसद था वो निस्बतन कमजोर नजर आता है। अब मैं इसकी 2-3 और मिसालें आपको जरूर देना चाहूंगी कि जिस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिजनेस हो रहा है, हमारी सूबाई असम्बलियों के अंदर बहुत सारी इसी तरह से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई हैं और उनके अपने पास थीम्स हैं और वो पाबंद हैं कि उसके ऊपर वर्किंग करें। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि ये रोज रोज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, और हम पाकिस्तान एक ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा है और शेयर कंपटीशन है बाहर भी, तो ये बहुत आसानी से आपको मिला भी नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर हमने अपने कन्वेंशंस और अपने काम को और अपनी परफॉर्मेंस को सीरियस नहीं लिया तो ये रिस्क में भी खड़े हैं ना उसी तरह से, तो हम लूज भी कर सकते हैं। हम आगे इसको मजीद आगे एक्सटेंशन के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस बात को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ग्रास रूट के ऊपर जो मैं जाती तौर पर समझती हूँ वो यही है कि और हमने GSP प्लस के नेटवर्क्स के जरिए भी काम करते हुए जो अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आते थे, उसमें यही है कि जो हमारे कोर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे वर्कर्स के कोर प्रॉब्लम्स हैं, विमेन के, चिल्ड्रन के, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ला के संजीदगी के साथ रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा। महज कमीशन से लॉस बना देने से प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने से इंसानी जिंदगियों में आसानी नहीं आती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अभी उस अपॉर्चुनिटी से फायदा सिर्फ खास क्लास ने उठाया है, बिजनेस कम्युनिटी ने उठाया है। हो सकता है कि सरकारी कुछ इदारे जो नए बने हैं उनको भी इस बात का फायदा हो गया हो, लेकिन जहां हमें इसका फायदा देखना था वो अवाम की जिंदगी में बेहतर लाना था, वर्कर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव होना था। उस हवाले से काफी तशवीशनाक सूरत हाल भी है और मैं समझती हूँ उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है।
सिविल सोसाइटी कमिटेड है कि हम सरकारी महकमे हों, इदारे हों, रियासती इदारे हों, पार्लियामेंट हो, हम उनके साथ बैठकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी बुनियादी मकसद यही है कि उस इंसान की जो मुश्किल में है इस वक्त, उनकी जिंदगी में बेहतरी आए, ट्रेड यूनियंस को काम करने का मौका मिले, सिविल सोसाइटी को काम करने का मौका मिले। तो ये वो चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन जब, चूंकि आपने सवाल एंगेजमेंट का भी किया था, और एंगेजमेंट के ऊपर मैं ये बात जरूर रखना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईयू ने भी बहुत आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली सिविल सोसाइटी को उस लेवल पे एंगेज नहीं किया जहां पे हम इस सारे काम को बहुत मौसर और बहुत इफेक्टिव कर सकते थे। दूसरी तरफ जहां हुकूमत पाकिस्तान की बात है, जो खास तौर पर यूनिट बनाए गए, ट्रीटी मॉनिटरिंग सेल्स बनाए गए, और इसके साथ साथ जो इसकी भी कमेटीज बनी हैं जीएसपी प्लस के हवाले से, तो वहां पर भी सिविल सोसाइटी की वॉइस को फॉर्मली एंगेजमेंट के जरिए वहां पे शामिल नहीं किया गया। अगर ये किया जाता तो शायद सूरत हाल इससे ज्यादा बेहतर होगी, और हमें जो एंगेजमेंट का ये मसला है वो सिर्फ उसकी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से है कि अगर आप मजदूरों की आवाज को, मजदूरों की आवाज उठाने वाली तंजीमों को, औरतों की आवाज उठाने वाली तंजीमों को अगर आप खुदा ना खास्ता वहां ब्रैकेट करें और उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि शायद हम कोई पाकिस्तान का नेगेटिव जो है वो उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डाउट्स होते हैं उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा फायदा भी जो है हमारे हाथ से निकल जाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि एंगेजमेंट और कंप्लाइंस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हमारे इदारों और सिविल सोसाइटी के साथ कुछ शामिल करके हम एक बेहतर सोसाइटी की तामीर में इस इंसेंटिव की बुनियाद पर हिस्सा ले सकते हैं। अभी भी मौका है हमारे पास, अगर हम एंगेजमेंट को फॉर्मल करें और ट्रस्ट करें सिविल सोसाइटी की बात को भी, मजदूरों की आवाज को भी, और साथ साथ ट्रस्ट करें हम और सिविल सोसाइटी ट्रस्ट करे हुकूमत के साथ मिलकर के जो भी उनकी जरूरियात हैं, कमियां हैं, उनके साथ एंगेज होकर मुश्तरका तौर पर चले, तो हम इस फायदे से बहुत ज्यादा अपने उन तबकात का फायदा कर सकते थे जिनके लिए दरअसल ये इंसेंटिव जो है वो पाकिस्तान को मिला था। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने बहुत कम्प्रहेंसिवली चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया, और आपने कुछ पॉइंट आउट तो ये भी किया किसी हद तक कि जहाँ पे पाकिस्तान में जो कंप्लायंस रिपोर्टिंग थी यूएनटीटी बॉडीज की, उनमें इम्प्रूवमेंट आई, ह्यूमन राइट्स बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस कायम हुए, कमीशंस कायम हुए, चाहे नेशनल लेवल पे हों, प्रोविंशियल लेवल पे हों, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड पॉलिसीज और एक्शन प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन आपने इस तरफ भी पॉइंट आउट किया कि जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है उसमें एज सच कोई तब्दीली जो है वो अभी हम नहीं देख पा रहे, और जो ईयू का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था कि सपोर्ट द पुअरेस्ट, बेसिकली टू बेनिफिट द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, वो शायद जो है उसके लिए हमें एंगेजमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एट ऑल लेवल्स, और ईयू के साथ भी, और ईयू को भी पुश करना पड़ेगा कि हमें जो है वो एंगेजमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सपोर्ट का एलिमेंट है उसको ज्यादा अहमियत देने की जो है जरूरत है। एक और एस्पेक्ट है जो आपके साथ शेयर करता जाऊं कि अभी जो ईयू की तरफ से एक मिड टर्म इवैल्यूएशन की गई थी जीएसपी स्कीम के हवाले से, उसकी जो रिपोर्ट है वो कंक्लूड ये करती है कि बेनिफिशियरी कंट्रीज की इकोनॉमी को खासा कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने इस स्कीम के तहत, और दूसरा ये है कि कंप्लायंस में बहरहाल इम्प्रूवमेंट आई है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें तो बहुत सारी चीजें पॉलिसी लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे हुई हैं, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन को इम्प्रूव होने में शायद वक्त लगे। और जो ईयू की मिड टर्म रिपोर्ट का रिकमेंडेशंस है वो ये हैं कि वो मॉनिटरिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, और होपफुली ये चीजें और स्ट्रेंथन होंगी और चीजों को बेहतर जो है वो मॉनिटरिंग हो सकेगी, और उसमें ईयू देख रहा है कि सिविल सोसाइटी के रोल को फॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है इन फ्यूचर। इसलिए हमें ये ज़हन में रखना चाहिए सिविल सोसाइटी के दोस्तों को कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है। और फिर देन पहले ये था कि वो विड्रॉल का प्रोसीजर्स उनके पास नहीं थे, अभी वो प्रॉपर विड्रॉल के प्रोसीजर्स के साथ अगली जो टर्म है उसमें आ रहे हैं। तो ये कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिनको हमें जहन में रखना होगा
given आपने रफीक साहब human rights की रफीक साहब मैं सिर्फ ये बात करूंगी कि हम सारी सिविल सोसाइटी और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि हम सब की ख्वाहिश है कि ये एक्सटेंड हो, और ताकि आज इंस्टीट्यूशंस और कंप्लायंस में हमने मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किए हैं, तो कल जो हमारा असल ख्वाब है अगले 10 साल में, अगले जब तक ये एक्सटेंशन हमें मिलती रहती है, तो शायद हम बेहतरी की तरफ जाएं और ट्रांसलेट हों जो हम दरअसल जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि लोगों का फायदा हो सके। तो हमारी ख्वाहिश है, ताकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे कि हम चाहते हैं कि ये एक्सटेंड हो और पाकिस्तान का की एक्सपोर्ट भी बाहर जाहिर है जाएं, और यहाँ पे वर्कर्स और औरतों को और बाकी जो हमारे गवर्नेंस के बाकी कन्वेंशन है उसकी कंप्लायंस में बेहतरी भी आए। जी, थैंक यू बुशरा, थैंक यू। मैं अब खालिद साहब को दावत दूंगा। खालिद साहब, जो लेबर राइट्स के जो 8 कन्वेंशंस थे जीएसपी प्लस के साथ, जो जिनकी कंप्लायंस पाकिस्तान ने करनी थी, उस पे आप रोशनी डालें थोड़ा सा। और गिवन आप कैसा देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियनाइजेशन का एस्पेक्ट था जिस पे हमने अमल करना था, वेजेस को इंश्योर करना था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वेमेन को देखना था, सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और इनफॉर्मलाइजेशन को, अगर इनकी एरियाज को देखते हैं तो आप इनको कैसे देखते हैं? क्या डेवलपमेंट्स हुई और कहाँ जो है वो लैकिंग रही लेबर राइट्स कंप्लायंस में? खालिद साहब। जी, बहुत शुक्रिया रफ़ीक, शुक्रिया DRI का और दी नॉलेज फोरम का कि उन्होंने आज मौका दिया इस पे बात करने के लिए। GSP प्लस के जो एग्रीमेंट है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि पाकिस्तान चूँकि ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है, बुशरा ने काफ़ी इस पे तफसील से बात की है, और GSP प्लस एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान के साथ होने का मतलब ये है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है कि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम दुनिया के साथ के चलना चाहते हैं। ना सिर्फ हम इन कन्वेंशंस के पाबंद हैं जो GSP प्लस का हिस्सा हैं, बल्कि ओवरऑल हम दुनिया को ये बता सकें कि हम दुनिया के साथ तजारत भी करना चाहते हैं बेहतर अंदाज से, और हम दुनिया के साथ इंसानी हकूक़ के हवाले से, मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से, औरतों और बच्चों के, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से, हम दुनिया के साथ, दुनिया की जो सोच है उसके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी तरक्की पज़ीर मुल्क के लिए। और यूरोपियन यूनियन जब ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करने का प्रोसेस कर रहा था, हम उस वक्त भी इंगेज थे। बहुत सारी जो डिस्कशंस हो रही थी EU के अंदर अपने दोस्त तंजीमों के ज़रिए, उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बिल्कुल ये ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट ज़रूर किया जाए। और ड्यूरिंग दी GSP प्लस ईयर्स भी हमारी इंगेजमेंट ग्राउंड पे तो रही है। हम मजदूर हकूक़ के हवाले से काम करते हैं यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के साथ और लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे EU की सतह पे भी हम हमेशा ये बात करते कि पाकिस्तान को GSP प्लस की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे जो पीपल्स राइट्स मूवमेंट्स हैं उसके लेवल पे एक इंगेजमेंट की ज़रूरत है। तो हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ट्रेड यूनियंस की तरफ से हम बिल्कुल इस बात के लिए हमेशा कोशिश करते रहें कि हम GSP प्लस के जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान के साथ बरकरार रहे और पाकिस्तान इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। पाकिस्तान ने बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाया है, बहुत महदूद सतह पे मैं समझता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी ने, और वो भी ख़ास तौर पे टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर ने इसका फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ इक़दामात करने का मौका मिला है जिनका बुशरा ने जिक्र किया कि कुछ नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ बनी हैं। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि 2014 में हमें ये एग्रीमेंट, ये स्टेटस मिला और एग्रीमेंट साइन हुआ,
تو لیبر رائٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا 2014 سے پہلے صورتحال کیا تھی اور 2014 کے بعد اور اب 2021 میں 2021 ختم ہو رہا ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ریاست اور ریاست کو چلانے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے اپنے ملک کے شہریوں کا خیال رکھنا ہے تو جی ایس پی پلس ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی ایس پی پلس ایگریمنٹ کے بغیر بھی خیال رکھا جا سکتا ہے انسانی حقوق کا، مزدوروں کے حقوق کا اور باقی جتنے اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں 2014 سے پہلے بھی مزدوروں کی صورتحال خراب تھی اور 2014 کے بعد اب تک مزدوروں کی صورتحال خراب ہے. ادارے ضرور بنے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک ایشوز کو ایڈریس کرنے کا مینڈیٹ رکھتے ہیں. کچھ قوانین کے حوالے سے ضرور نئے قوانین پاکستان میں بنے ہیں جن میں خاص طور پہ ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے قانون بنا ہے، ہوم بیس ورکرز کے حوالے سے سندھ میں قانون بنا ہے اور کے پی میں بنا ہے، ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے پنجاب میں بنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین ہیں وہ شاید کاغذوں کی حد تک بہتر ہوئے ہیں. پنجاب میں بھی لیبر لاز کو کنسالیڈیٹ کرنے کا کام جاری ہے، لیکن عمل درآمد کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت ہمیں تو پہلے سے بھی زیادہ خراب نظر آتی ہے. اس وقت اسٹیٹ اپنے تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا رہی ہے آہستہ آہستہ. پہلے اٹیک ہوا کچھ سال پہلے، دو تین سال پہلے کی یہ بات ہے، لیبر انسپیکشنز کے حوالے سے. اور لیبر منسٹری کی طرف سے، میں پنجاب کی یہ بات کر رہا ہوں، لیبر منسٹری کی طرف سے یہ اٹیک نہیں ہوا، یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جو ٹریڈ منسٹری ہے اس کی طرف سے، اور لیبر انسپیکشنز پہ پابندی کی بات اس میں کی گئی. اس پہ ہم نے ٹریڈ یونینز نے، کچھ اور دوستوں نے، ہم نے کچھ اس پہ بات کی. وہ چیف منسٹر صاحب کی ویب سائٹ پہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، اس سے پھر واپس ان کو لینا پڑا. اب ریسنٹ جو ایونٹس ہو رہے ہیں پنجاب میں، خاص طور پہ ان پہ بابا لطیف زیادہ بہتر بات کریں گے. جو ورکرز ویلفیئر بورڈ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ بات کریں گے. مزدوروں کو جو قوانین کے اندر جو سہولتیں دی گئی ہیں ان سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 کور کنونشنز ہیں، میں ان پہ اگر آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں تو جو 2 ان میں کنونشنز ہیں وہ فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ کلیکٹیو بارگیننگ کے حوالے سے ہیں. پاکستان میں جو سرمایہ دار ہے، جو فیکٹری اونر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مزدوروں کو منظم ہونے کا حق دینا جو ہے یہ کوئی بہت بڑی رعایت وہ دیتا ہے مزدوروں کو اگر وہ منظم ہونے دیتا ہے. اور اکثریت تو مزدوروں کو منظم ہونے کا حق دینے کے خلاف ہے. ویسے ہی یہ پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. پاکستان کے محنت کشوں نے، بلکہ دنیا بھر کے محنت کشوں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے یہ حقوق لیے ہیں. اور پاکستان چونکہ دنیا کا حصہ ہے تو پاکستان کو یہ کنونشن آئلو کے سائن کرنے پڑے ہیں اور پاکستان کو اپنے ملک کے یہ قوانین بنانے پڑے. ہمارے ملک کا آئین اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کی ٹریڈ یونین ایسوسیشن میں شامل ہونے کا، اس کو بنانے کا حق حاصل ہے، سیاسی پارٹی بنانے کا حق حاصل ہے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہوتا مزدوروں پہ کسی بھی سرمایہ دار یا فیکٹری اونر کی طرف سے اگر وہاں مزدوروں کو یونین بنانے کی اجازت دیتے. پہلی بات تو دیتے نہیں. اگر کوئی مزدور یونین بنانے کی کوشش کریں تو انہیں نکال باہر کرتے ہیں فیکٹریوں سے. پاکستان کی جو محنت کشوں کی جو اکثریت ہے، مور دین 75%، وہ انفارمل سیکٹر میں ہے. حکومت کو ہماری سالہ سال کی جدوجہد کے بعد اور ٹریڈ یونینز اور لیبر رائٹس آرگنائزیشنز کی جدوجہد کے بعد یہ خیال آیا کہ ہاں ہوم بیس ورکرز کے لیے بھی قانون بننا چاہیے، ڈومیسٹک ورکرز کے لیے بھی قانون بننا چاہیے. اور حالات اتنے خراب ہوئے، ایسے کیسز ہائی لائٹ ہوئے ڈومیسٹک ورکرز کے اور ہوم بیس ورکرز کے کہ اس طرف سے میڈیا نے بھی کوئی کوشش کی تو یہ قوانین بننے شروع ہوئے. زرعی مزدوروں کا قانون بنا ہے پاکستان میں پچھلے عرصے میں، وہ بھی سندھ میں صرف بننا بھی اور باقی صوبوں میں نہیں بنا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے فریڈم آف ایسوسیشن اور کلیکٹیو بارگیننگ. یہ صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہوئی. ایک طرف قوانین نئے بن رہے ہیں، دوسری طرف صورتحال عمل درآمد کے حوالے سے پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی ہے.
2014 से पहले पाकिस्तान में फिर भी कुछ ट्रेड यूनियंस थी प्राइवेट सेक्टर में। 2014 के बाद अब अगर 2022 में 21 में देखें हम, तो ट्रेड यूनियंस का नाम लेना गुनाह समझा जाता है और बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, और खास तौर पे उस शोबे के अंदर जहां पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है GSP प्लस के बाद, जो कि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर है। उसके बाद अगले 2 कन्वेंशन जो हैं जो GSP प्लस का हिस्सा हैं वो फोर्स्ड लेबर से मुतल्लिक हैं। वो कन्वेंशन ILO का 29 और 105 है। फोर्स्ड लेबर की सूरत हाल ये है कि अभी कल पंजाब में भट्टा मजदूरों के हवाले से एक ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन हुई जिसमें भट्टा मालकान, मजदूरों की ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के इदारों के लोग थे। हमने लेबर मिनिस्टर साहब को दावत दी, लेबर सेक्रेटरी साहब को दावत दी, लेबर के और ऑफिसर्स को दावत दी। लेबर मिनिस्ट्री से किसी एक नुमाइंदे ने शिरकत करना गवारा नहीं समझी इस कंसल्टेशन में। EOBI से लोग आ गए, ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल से लोग आ गए, भट्टा मालकान ने उसमें शिरकत की, मजदूरों की यूनियन ने शिरकत की, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट का हाल है। फिर हम कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जनाब हम पे तनकीद करती हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहते। जब ऐसी इंगेजमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस करवाने की कोशिश करती है तो ये सीरियसनेस का ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके इदारे के लोग जो है वो शिरकत करना उसमें मुनासिब नहीं समझते। ये फोर्स लेबर के हवाले से पाकिस्तान में सूरत हाल अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ास तौर पे भट्टों के हवाले से। बॉन्डेड लेबर की सिचुएशन ये है कि कल मालकान ने ये हमारे सामने ये बातें की हैं कि जनाब पेशगी है और पेशगी जो है वो मजदूर लेते हैं तो हम देते हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो पेशगी लेता है मजदूर तो वो फोर्स लेबर में आ जाता है और उसकी सूरत हाल ख़राब होती है, मिनिमम वेजेस पे अमल दरामद नहीं होता। 2 कन्वेंशंस जो मजीद हैं वो चाइल्ड लेबर के हवाले से हैं। एक तरफ पाकिस्तान में कहा जाता है गुर्बत बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है अगर हम ये दावा करें कि नहीं चाइल्ड लेबर में कमी हो रही है तो हमारी समझ में तो ये बात नहीं आती। जब गुर्बत बढ़ेगी तो चाइल्ड लेबर भी बढ़ेगी। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का सर्वे नहीं हुआ बहुत सालों से, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। सूरत हाल मेरे ख्याल में तो पहले से ज़्यादा अच्छी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से 2 कन्वेंशन हैं 100 और 111। उसमें जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हो रही है, आप बड़े जो सेक्टर हैं जहाँ औरतों की एम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर है, वो फैक्ट्रीज में भी टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर है, वहाँ औरतों को मर्दों के मुकाबले में अभी भी कम तनख्वाह दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो औरतों को मिलनी चाहिए वो बहुत कम है अभी भी पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ये 8 कोर कन्वेंशंस जो हैं ILO के, जो कि GSP प्लस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, इन पे अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बारगेनिंग की सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब हुई है और इस हुकूमत के दौर में ख़ास तौर पे इस पर तवज्जो नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ कवानीन, सिर्फ कवानीन बनाना काफ़ी नहीं है, पहले से जो मौजूद कवानीन हैं उन पे और नए कवानीन पे अमल दरामद के हवाले से सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियन के साथ इंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में जो लेबर राइट्स की कन्वेंशंस हैं उनकी बिग पिक्चर हमारे सामने रखी। तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का एक चैलेंज है, गिवन टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ बाबा लतीफ के पास। लतीफ अंसारी साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि टेक्सटाइल सेक्टर से एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन क्या जो सूरत हाल है टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की, उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई? जी, आप म्यूट हैं, अपना अनम्यूट करें अपने आप को। जी रफीक साहब, आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी, मैंने कहा कि है तलख बहुत बंदा है मजदूर का कारब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि फैसलाबाद और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारी जो सूरत हाल है इन 10 सालों में उस पर बात करूं और जो हमारी सोशल सिक्योरिटी और बाकी इदारों के अंदर जो हमारे मजदूर के साथ हो रहा है मैं उस पर मुख्तसर बात कर सकूं। सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद के अंदर एक तरफ हौजरी और गारमेंट्स के यूनिट्स की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है
جس میں ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکلنے والے جتنے بھی طلباء تھے ان کو جاب نہیں ملی تو وہ گارمنٹ سیکٹر میں چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیکسٹائل کا ایک شعبہ ہے پاور لوم انڈسٹری اور سائزنگ انڈسٹری ہے, ڈائنگ, پرنٹنگ, جو لوکل چیزیں تیار کرتی تھی وہ انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, جس میں فیصل آباد کے اندر اگر ہم ورکر کی تعداد کی بات کریں تو 10 لاکھ سے زائد ٹیکسٹائل کے شعبہ سے ریلیٹڈ ورکر ہیں. اور سوشل سیکورٹی میں ہماری جو صورتحال ہے وہ 1,05,000 مزدور جو سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہے, باقی مزدوروں کے پاس سوشل سیکورٹی کی سہولت نہیں ہے. اور فیصل آباد میں اگر بات کی جائے ٹریڈ یونین کی تو یونین گارمنٹ سیکٹر میں جو کہ برانڈ بناتے ہیں, برانڈ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ یونین کا نام لینا تو بہت بڑا جرم ہے. یونین کی بات بھی نہیں ہم وہاں پہ کر سکتے. اب ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر 4-5 اپلیکیشن جو لیبر کمیونٹی اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ لکھ کے دیتی ہے اور پھر ان کو بلایا جاتا ہے, پھر ان کے کوئی واجبات یہ وہ مل رہے ہیں, جبکہ وہ سب سارے برانڈ تیار کر رہے ہیں. اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کی بجلی کی مہنگی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اب انڈسٹری جو دن پر دن بند ہوتی ہے. آج میں جب آپ سے بات کرتا ہوں اس وقت آج فیصل آباد کی 24 گھنٹے کے لیے 2700 فیکٹریاں آج بند ہیں جمعہ کا روزہ. آج کے دن جو مزدور کو مزدوری ملتی تھی وہ ڈبل ملتی تھی, اس کے ساتھ ماہانہ 2 شفٹیں اس کی ڈبل لگتی تھی, تو اس کے گھر کے کافی اخراجات بہتر ہو جاتے تھے. لیکن وہ بند ہوگی کیونکہ داگا کا بحران ہے, بجلی اتنی مہنگی ہوگی. اور جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جن کو یہ جی ایس پی کا سارا فائدہ مل رہا ہے ان کو سارا پیکجز مل رہے ہیں, ان کو ریفنڈ بھی جلد ہو رہے ہیں, ان کو باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اگر ان فیکٹریوں کے اندر لیبر لاز کی صورتحال دیکھیں تو وہ منیمم ویج صرف ایک ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی, ان کو پریشر ہے ہمارا یہاں پہ, انہوں نے تو منیمم ویج پہ عمل درآمد کیا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جتنی بھی گارمنٹس کے برانڈ بنانے والے ادارے ہیں ان کے اندر 10 سال سے پیس ریٹ میں اضافہ نہیں ہوا. ایک تو منیمم ویج ہے وہ تو دیتے ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے ورکر انہوں نے پیس ریٹ پہ کر دی ہیں. اب 10 سال سے ان پیس ریٹ پر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی ویجز میں وہی پیس ریٹ جو 10 سال پہلے تھا جب جی ایس پی پلس 2014 میں آیا, اس سے پہلے وہی ریٹ آج اس کو مل رہا ہے. یعنی کہ پیس ریٹ اس نے اپنی مشقت تو 12 گھنٹے کر لیا, 8 گھنٹے بھی گیا, 14 گھنٹے لگا رہا ہے, جتنے پیس بنیں گے تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے. تو یہ صورتحال ہے ٹیکسٹائل میں, اور یونین بنانے کا تو ہم نام ہی نہیں لے سکتے. لیکن اس کے باوجود فیصل آباد میں ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کوئی 18 یونین کے لگ بھگ یونین بنائی ہیں. 8 یونین ہمارے ٹیکسٹائل کے شعبے میں بنی ہے بڑی مشکل سے. ابھی ایک یونین بنی ہے, اس کو 6 ماہ ہو گئے, فیکٹری بند کر دی مالک نے. ہم اس میں لیے کورٹ میں ہے, مزدور سارے فارغ کر دیا ہے. اس نے کہا جی میں یونین قبول ہی نہیں کروں گا. ہم نے کہا آپ بیٹھ جائیں, ہم یونین ختم کر لیتے ہیں, لیکن وہ فیکٹری بند کر دی, اس نے یونین کو نہیں کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ٹریڈ یونین جہاں پہ بھی بنتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کوئی دہشت گرد آ گئے یا کوئی بم گر گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ کے اندر جہاں پہ برانڈز بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, ابھی اسی فیکٹری کا آپ ڈیٹا نکال لیں, سوشل سیکورٹی میں جائیں تو وہاں پہ 470 مزدور راجکو انڈسٹری کے رجسٹرڈ ہیں. جو سری لنکن واقعہ ہوا اس کی ہم نے مذمت کی, اب بھی مذمت کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں چاہوں گا کہ اگر وہاں پہ ٹریڈ یونین بنی ہوتی تو شاید سے پہلے بھی ایک سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, وہاں یونین نے آگے بڑھ کر اس چیز کو روکا تھا. لیکن اس فیکٹری کے اندر اب ہوا کیا ہے, 2700 ورکر کام کر رہے تھے. اور وہ انڈسٹری جو کہ ایک جو 2012 سے اس نے آ کے سنبھالا تھا اس کو, جو ہمارے سری لنکن ساتھی تھے, تو اس کے بعد اس کو اتنی ترقی ملی اس انڈسٹری کو, اس کے اندر 2700 ورکر چلے گئے, لیکن ان ورکرز کو رائٹس نہیں مل رہے. آپ یہ دیکھیں کہ 470 ورکر کے پاس صرف سوشل سیکورٹی کی سہولت تھی, باقی مزدور رجسٹر ہی نہیں تھے. اب مقدمہ کتنے لوگوں پہ ہوا ہے؟ 900. اس فیکٹری کے 900 مزدوروں پہ پرچہ درج ہوا ہے, جنہوں نے کیا ان کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے, اس ایک حادثے کی وجہ سے جتنا برانڈ بنتا ہے وہاں سیالکوٹ کے اندر, اب کوئی مزدور 10-15 سال تک وہاں پہ مزدور یونین تو کیا رائٹس کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکے گا. یہ ہمارے لیے اتنا بڑا وہ سانحہ ہوا ہے, سزا بھگتنی پڑے گی, کیونکہ اس کے لیے آتے ہیں ادارے چیک کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرا سوشل سیکورٹی کی اگر میں صورتحال دیکھوں تو جو اس کے مد میں ہمیں مراحت ملتی ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کی, 3 سال سے یقین جانیے کہ 20,000 بچوں کی اسکالرشپ, 10,000 میرج گرانٹ اور 5,000 کے لگ بھگ ڈیتھ گرانٹ, 35,000 کیسز جو کہ زیر التوا ہیں. ہم جب احتجاج کرتے ہیں کو 1,000-1,500 چیک نکال دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ٹھپ ہو جاتا ہے. 7.5 ارب روپیہ پنجاب حکومت ہمارے مزدوروں کا دبا کے بیٹھی ہوئی ہے.
ہمارے جو یونیورسٹیوں کے اندر بچے گئے ہیں ابھی ان یونیورسٹیوں نے کہا کہ ہم امتحان میں نہیں بٹھائیں گے ان کو یونیورسٹیوں سے امتحان میں تو پھر بچوں نے جا کے احتجاج کیا ہے لاہور کے اندر اور یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسرا جو فیکٹریوں کے اندر پنجاب کے اندر سیلف اسیسمنٹ اسکیم لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ سوشل سیکورٹی والے جا کے ایک بندہ جب 800 بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے 10 بندوں کو رجسٹر کرا کے بیٹھ جائے گا یا 100 بندوں کو کنٹریبیوشن دیا جائے گا، وہ آن لائن جمع کرا دے گا، جان کے سوشل سیکورٹی کے افیسران ٹھیک ہے کرپٹ ہوں گے، رشوت بھی لیتے ہوں گے، لیکن جب جا کے وہ چیک ہی نہیں کر سکیں گے یہاں پہ کتنے بندے کام کرتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا نقصان مزدور کو ہوگا، صنعت کار کو ہوگا۔ اور اب انسپیکشن کیا کیا لیبر منسٹر صاحب نے بیٹھ کر قرآن دازی کر دی ہے، انسپیکشن بھی قرآن دازی کے ذریعے اب ہونا جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، اسکالرشپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے ابھی ہم نے ورک ویلفیئر فنڈ کے جو ملازمین ہیں جو کہ ہمارے 50,000 مزدور کی رات کو خواتین جو ٹیچرز ہیں جو 25-30,000